जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, सेक्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 1 होता है शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। इस सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि सेक्ट का नाम क्या है, एप्लीकेबिलिटी कहां कहां पर है और किस दिन से इफेक्टिव हुआ था। तो अगर कंपनीज एक्ट 2013 की हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो आपका जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होती है उनके ऊपर लागू होता है और उसी के साथ साथ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो किसी स्पेशल एक्ट से भी बनती है उनके ऊपर भी लागू हो सकता है। ऐसा कोई बच्चा जिसकी आज पहली क्लास हो, फर्स्ट क्लास ले रहा हो, आज से पहले आपने कोई क्लास नहीं ली, कोई बात नहीं। अभी तक जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो 2-3 जो भी लेक्चर हैं, क्योंकि बेसिक लेक्चर्स हैं तो वो यूट्यूब पर है और क्लास के बाद आप उससे मिल लेना एक बार, जो बच्चे आज का लेक्चर ले रहे हैं। एक भी दिन का ऑफ ना ले, एक दिन की भी छुट्टी ना करें, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हो कि जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होते हैं 1 जून से, और इस बीच में आपको बड़ा संघर्ष करना है, आपको बड़े त्योहार भी एंजॉय करने हैं, होली भी है और एक बहुत बड़ा त्योहार आपका एक ग्रेजुएशन का एग्जाम भी है ना, और उससे भी बड़ा त्योहार फिर आपके जून के एग्जाम्स भी हैं। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं और हम यहाँ पे अब कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, कि डेफिनेशंस का क्या होती है डेफिनेशंस, और हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि डेफिनेशन कैसी है। कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ के अंदर इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को एक्सपर्ट चाहती है और यहां आपको एक एक डेफिनेशन, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसके एक्सपर्ट हो सकते हो। अब कई बार आपने देखा होगा जैसे कंपनी की डेफिनेशन है, आपने CSEET में भी पढ़ा होगा, कंपनी की डेफिनेशन है, वहां पे बोलते हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी, है ना। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो वहां पे स्टार्टिंग मीन्स से हुई है, किससे हुई है? क्या सारी डेफिनेशन मीन्स से ही स्टार्ट होती है या कुछ डेफिनेशन ऐसी है जो इंक्लूड से भी स्टार्ट हो जाती है? आप बताओ मुझे, क्या कुछ ऐसी भी डेफिनेशंस होती हैं जो सीधा मीन्स से स्टार्ट होती है या डेफिनेशन इंक्लूड से भी स्टार्ट हो जाती है? ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन है जो इंक्लूड से भी स्टार्ट होती हैं और ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन है जो मीन्स से स्टार्ट होती है। और एक हाइब्रिड डेफिनेशन है। मैम हाइब्रिड कैसे? जिसमें दोनों चीजें यूज हो रही है, मीन्स भी यूज हो रहा है और इंक्लूड्स भी यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे एक डेफिनेशन आपको मैं बता देती हूं, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें फ्रॉड पढ़ोगे, फ्रॉड, तो फ्रॉड में मीन्स भी यूज किया गया और इंक्लूड्स भी यूज किया गया। मैम जी आप हमें साधारण शब्दों में बताओ इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो 2 मिनट के लिए डेफिनेशन तो अभी हम छोड़ देते हैं और हम ऐसी कुछ हंसी मजाक की बातें कर लेते हैं। और हंसी मजाक की बात यह है कि आपने देखा होगा कुछ लोगों का नेचर होता है, और नेचर किस तरीके का, जैसे मान के चलिए आप उनके घर के बाहर से निकल रहे हो, ठीक, और वो अचानक से आपको अपने घर के बाहर खड़े हुए मिल गए, आपकी गली में, मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, कस्बे में, लंदन में, जहां भी हो। तो वहां जैसे आप निकल रहे हो वो आपको आंटी आपको नजर आ गई। उनका नेचर ऐसा है, जैसे आपको देखेंगे तो हेलो बेटा कैसे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, अभी कौन सी क्लास में आ गए हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, बेटा अंदर आ जाओ, कॉफी पी लो, चाय पी लो, ठंडा पी लो, ऐसे करके बातचीत करेंगे, है ना। होता है ना कुछ लोगों का नेचर। एक तो इस तरीके के नेचर के लोग होते हैं। दूसरा नेचर कैसा होता है, जैसे आपको वो जानती है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जानने के बाद भी अनजान बनती है। मैंने आपको कहीं देखा है, शायद मैंने आपको कहीं देखा है, और सब जानती है, एटीट्यूड जबरदस्ती का। और देखने के बाद अपने घर के बाहर है लेकिन फिर भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कुछ नहीं बात करेंगे, नमस्ते करो नमस्ते, बस खत्म, इतना ही, है ना। तो इस तरीके के लोग भी होते हैं, बहुत रिजर्व टाइप के। जैसे आपने देखा ना कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ शादियां होती है तो उसमें कुछ रिजर्व टाइप के लोग होते हैं, नो नो आई एम नॉट टेकिंग दिस काइंड ऑफ फूड, सो हाइजीन, है ना। तो इस टाइप के बहुत रिजर्व टाइप के जो अलग अलग घूमते हैं, अलग कुर्सी में बैठते हैं, किसी की तरफ देखना पसंद नहीं करते, सीधे चलते हैं, एकदम तिरछी निगाहों से देख लेते, फिर सीधा चलते हैं, देखते सब कुछ है लेकिन शो ऐसे करते जैसे वो कुछ भी
और कुछ ऐसे कैसे चलते हैं, इधर भी और भाई ठीक है, तू इधर तू भी ठीक है भाई, हाँ खा खा, तू भी खा, गोलगप्पे खा तू, कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। इसी तरीके से आपके दो तरीके की डेफिनेशंस होती हैं। एक ऐसी डेफिनेशन है जो सबको बुला लेते हैं, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। एक ऐसी डेफिनेशन है जो लिखा है सिर्फ वही होगा, कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल सुनो, आपको नॉलेज एनहेंस कर देती हूं। डायरेक्टर की डेफिनेशन, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर जो डायरेक्टर की डेफिनेशन, आपको मेरी उम्र को देख के तो लग नहीं रहा होगा कि मैं बहुत बुजुर्ग हूं, ये लग रहा है बहुत बुजुर्ग टाइप की फीलिंग तो नहीं आ रही, नहीं ज्यादा जिम करना पड़ेगा, समझो बात को। तो इट मींस कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि कंपनी एक्ट 1956 की डेफिनेशन की बात करते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वहां पे डायरेक्टर की जब डेफिनेशन दी गई थी, मैंने क्या बोला, दी गई थी मतलब अब नहीं है वो, है ना, हाँ, इसका मतलब खत्म हो चुकी है। तो वहां पर जो डेफिनेशन दी गई थी वो डेफिनेशन थी इंक्लूड्स वाली। कौन सी डेफिनेशन थी? डायरेक्टर इंक्लूड्स, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ और डायरेक्टर भी आ सकते थे। लेकिन जब कंपनी 2013 आया और वहां पे डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई तो उन्होंने शुरुआत करी, डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। मैम जी समझ नहीं आया, सच्ची कह रहे हैं, अब सुनो ध्यान से। जब भी कभी डेफिनेशन में मींस यूज होता है तो वो डेफिनेशन किसी एक्स्ट्रा चीजों को कवर नहीं करती, उसका मतलब वही है जो वो बोल रही है। डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, डायरेक्टर मींस अ ही इज अपॉइंटेड बाय कंपनी, जिसे कंपनी अपॉइंट कर रही है सिर्फ वही डायरेक्टर है, इसके अलावा कोई और डायरेक्टर नहीं होगा। लेकिन पहली वाली डेफिनेशन में क्या था, डायरेक्टर इंक्लूड्स, क्या वर्ड यूज किया था, डायरेक्टर इंक्लूड्स। जब इंक्लूसिव डेफिनेशन आती है तो इसका मतलब कोई और डायरेक्टर भी आ सकते हैं। तो पहले बच्चों एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था शेडो डायरेक्टर का, किसका, शेडो। और जब हम शेडो डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब, शेडो का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, ये बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ अप्रोक्सीमेट कब की होगी, अंदाजा बता दो ऐसी, ठीक है, मतलब 5, कोई 2020 का तो नहीं, ठीक है फिर तो सही है। तो इट मींस, अब सुनिए, आपने सुना होगा एक समय ऐसा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। लेकिन वो सारे काम जो है अपनी मर्जी से नहीं करते थे। मर्जी किसकी चलती थी, बोलो जल्दी, कोई तो बोल दो, मर्जी किसकी चलती थी, मैं नहीं बोल रही, बच्चे बोल रहे हैं, सोनिया गांधी जी की मर्जी चलती थी। इसका मतलब वो थे शेडो प्राइम मिनिस्टर। क्या थी, कुर्सी पर तो कौन बैठे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन इंस्ट्रक्शन पे किसके काम हो रहा था, सोनिया गांधी। तो इट मींस वो थे शेडो प्राइम मिनिस्टर। इसी तरीके से पहले कॉन्सेप्ट होता था शेडो डायरेक्टर का। शेडो डायरेक्टर मतलब जिसके इंस्ट्रक्शन पे कंपनी के बोर्ड काम कर रहा है, तो उसे क्या बोल देते थे, शेडो। भैया जी पुराने समय पेनल्टी कम होती थी, 1956 का एक्ट था, ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी। अब 2013 में जो एक्ट आया वहां पे इंक्लूड्स क्यों नहीं यूज किया, आप बताइए, खुद सोच के बताओ क्यों नहीं यूज किया इंक्लूड्स। इसलिए यूज नहीं किया गया क्योंकि भैया जी यहां पे पेनल्टी ह्यूज है, यहां शुरुआत लाखों से होती है, यहां शुरुआत किससे होती है, लाखों से। तो इन्होंने यहां पे बोला स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, डायरेक्टर का मतलब सिर्फ वही डायरेक्टर होगा जो कंपनी में अपॉइंट किया गया है, अलग से कोई और डायरेक्टर कवर नहीं किया जाएगा। क्रक्स समझिए, इसका मतलब हमने एक बात समझिए कि जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो दो तरीके की डेफिनेशन होगी, एक की स्टार्टिंग होगी मींस से और दूसरी की स्टार्टिंग होगी इंक्लूड से। लेकिन इन दोनों डेफिनेशन को क्या बोला जाता है और इनका क्या पर्पस है, तो देखिए जरा समझते हैं। डेफिनेशन इज अ स्टेटमेंट मीनिंग ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, कम ऑन रिप्लाई। डेफिनेशन का मतलब होता है एक वो वर्ड या फिर क्या, फ्रेज को डिफाइन करना, फ्रेज को क्या करना, डिफाइन करना। यूजुअली एवरी स्टैट्यूट हैज अ डेफिनेशन सेक्शन। हर एक एक्ट के अंदर एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है जिसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं। मैम व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कानून को पढ़ना, कानून को समझना, ठीक है। तो हर एक एक्ट के अंदर एक कैसा क्लॉज होता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसके अंदर उस एक्ट के अंदर यूज होने वाले शब्दों का मायना या शब्दों का मीनिंग दिया होता है। क्या दिया होता है, कौन से वाले शब्दों का, जो शब्द उस एक्ट के अंदर प्रयोग होंगे उसका मीनिंग क्या होगा, मायने क्या होंगे, क्या मतलब होगा। क्योंकि एक शब्द देखो, ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स में भी होता है, इनकम टैक्स एक्ट में भी होता है,
आपने अभी खैर पढ़ा नहीं होगा इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंशियल ईयर वहां भी होता है और कंपनीज एक्ट में भी होता है। तो अब डिफाइन करना पड़ेगा ना, मतलब क्या है, यस और नो। नहीं तो दोनों में ईयर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यस और नो जल्दी बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता? हर एक एक्ट में ईयर का मतलब अलग हो सकता है, तो ईयर का मतलब क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर एक, प्लीज कोई भी बच्चा बातें ना करे, हर एक एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन ऐसी होती है जिसे डेफिनेशन क्लॉज बोलते हैं या इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं। सही प्रॉपर शब्द क्या है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या बोला मैंने, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिससे क्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन की जाती है। और बच्चों जब आप JIGL में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। उसके अंदर जो है आपको ये पढ़ना सिखाया जाएगा कि कानून को कैसे पढ़ा जाता है। विच प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ वेरियस वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट के अंदर सारी डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर है, बोल दो जल्दी से, कौन सा सेक्शन है? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, अरे थोड़ा और जोर से बोलो। इट मीन्स ऑल डेफिनेशंस अंडर कंपनी एक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। ओके, क्लियर है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर किसके हो गया बता दो, मतलब अगला माफ और पिछला साफ। हाँ, क्लियर का मतलब समझ आया, ऑल क्लियर का मतलब सब साफ हो गया। तो क्लियर है या ऑल क्लियर है? ओके, सो आज जाइए भाई बहनों, डिफाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफाइन, क्लियर करना। और डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन। अब सुनिए, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। एक डेफिनेशन है रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, एक डेफिनेशन है एक्सटेंसिव डेफिनेशन। एक्सटेंड से आया एक्सटेंसिव, रेस्ट्रिक्शन का। ओ मम्मी मेरे ऊपर तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब क्या होता है इसका, बताइए जल्दी से, व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्ट्रिक्शंस? रोक लगाना, कंट्रोल करना, यस और नो। तो एक डेफिनेशन कैसी वाली है, जो कंट्रोल करती है, रोक लगाती है। एक डेफिनेशन कैसी है, जो मीनिंग को एक्सटेंड कर देती है, इंक्लूसिव, मतलब वो वही वाली है, कौन सी वाली, आजो भाई आजो, आजो भाई आजो, सब आजो, है ना। तो इट मींस उसके अंदर कुछ लोग ऐड हो सकते हैं, कुछ मीनिंग ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन कौन सी वाली है, रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, उसमें कोई भी शब्द ऐड। यहां पढ़ाई कानून की है, दिस इज नॉट अ प्लेन इंग्लिश। यहां पे एक एक शब्द मायने रखता है। एक लाइन लिखी है लॉ में, फांसी हो सकती है, सुनो ध्यान से, फांसी हो सकती है, और दूसरी लाइन में लिखा है फांसी होगी। दोनों में क्या अंतर है? एक में फांसी हो सकती है, उसमें उसकी जान बच सकती है, और दूसरा पॉइंट लिखा है फांसी होगी, मतलब गुंजाइश नहीं है, मरना ही मरना है अब तो। चलो चले मितवा, कहां, ऊपर ऊपर, है ना। तो होगी ही होगी, होगी ही होगी, फांसी होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहां पे एक एक वर्ड की मीनिंग अलग कर देता है, कि एक शब्द इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल न भाव। एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव। वाह वाह तो कर दो, इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह। चलिए आइए वापस आइए। इट मीन्स लो भैया जी लो, इन्होंने भी डायरेक्टर, ये मेरी सुन के डायरेक्टर लिखा है इन्होंने, मैं पढ़ाती थी ना इसलिए। सुनो अब देखो, डायरेक्टर का मतलब क्या लिखा है, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। पहले ये बताओ, मैंने आपको ये डेफिनेशन तो बताई, क्या इससे पहली वाली डेफिनेशन बताई? इससे पहली डेफिनेशन कौन से एक्ट में थी? कंपनी एक्ट 1956, लेकिन वो क्या हो चुकी है, खत्म। तो यहां पे पहले जब डेफिनेशन कैसे थी, इंक्लूड्स थी, तो नए एक्ट में मींस क्यों थी? क्यों का क्या लॉजिक है? क्योंकि वहां पे पेनल्टीज पनिशमेंट कम था, या पेनल्टीज पनिशमेंट ज्यादा है। क्लियर, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन दी है। ओके भैया जी, आगे कहते हैं, व्हेन इन अ डेफिनेशन द वर्ड इज यूज्ड मींस, इट मींस द वर्ड रेस्ट्रिक्टेड टू द स्कोप indicated in the definition. It means definition मुश्किल है, हार्ड है, फास्ट डेफिनेशन है, नो अदर मीनिंग कैन बी असाइड। मैं कह सकती हूं नो अदर मीनिंग इज एड, पुट डाउन द डेफिनेशन। एक्स्ट्रा कुछ भी आप उसमें एड ऑन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, व्हाट डू मीन बाय द कंपनी हियर? ओ मम्मा देखिए देखिए देखिए, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी
इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और द एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और एनी प्रीवियस कंपनी। अगर प्रीवियस कंपनी लॉ की बात करें तो इट्स अ वेरी लेंदी लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब कंपनी की डेफिनेशन हार्ड डेफिनेशन है या सिंपल डेफिनेशन है? हार्ड है ना। इसके अंदर सिर्फ वही कंपनी कवर होंगी जो कंपनी एक्ट का प्रोसीजर फॉलो करके रजिस्टर हुई है, और कोई भी कंपनी कवर नहीं की। अब मेरी एक बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। सेक्शन 2 में सारी क्या होती है? डेफिनेशन। जैसे हमने कहा सेक्शन 2 क्लॉज 20, क्या बोला जरा बताना? सेक्शन 2 क्लॉज 20। जब सेक्शन 2 क्लॉज वर्ड यूज किया जाता है 20, तो इसका मतलब वो जो क्लॉज है दूसरे क्लॉजेस से अलग कर रहा है, जैसे 20, 21, 23, 24, 25। तो अब यहां पे एक बात सुनो, जब भी कभी हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, सेक्शन 2 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, बोलो जल्दी हाँ, यस और नो? इंटरप्रिटेशन क्लॉज है या नहीं है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है कि इस एक्ट के अंदर जब भी कभी कोई शब्द होगा, उस शब्द के मायने वही होंगे जो सेक्शन 2 में दे रखे हैं। कहां दे रखे हैं? कम ऑन रिप्लाई, कहां दे रखे हैं? मेरी क्लास के अंदर ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन बच्चों ने होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी पढ़ी है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स रेज योर हैंड? सर का तो कोई सामान नहीं गिरा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी सुनो, होल्डिंग और सब्सिडरी कितने बच्चों ने सुना? काफी बच्चों ने सुना है। और कुछ बच्चों का ऐसा होगा जो सुना सुना है, जग सुना सुना लगे, ऐसी उनके लिए कंपनी लॉ हो सकता है। कंपनी लॉ सुना सुना लगे, सुना सुना। तो सुना सुना किसका? हाथ उठा दो वो भी जिसका सुना सुना है। सुना सुना है आपका? ये सुना सुना है भाई, लॉ की फैकल्टी है, कुछ तो अंतर करो। कुछ लोगों का तो सुना सुना है और कुछ लोगों का सुना सुना है। तो सुना सुना किसका है? कौन से वाला सुना कह रही हूं मैं? अब एक बच्चे ने अर्थ का नर्दी कर दी, वो कह रहा है जी सोना सोना है। गलत गलत। अब दूसरा कह रहा सोना बाबू, कंपनी लॉ है। कुछ भी मतलब देखो ऐसे होता है अर्थ के अंदर, सोना बाबू सोना बाबू, ये क्या बात हुई? मैं आपसे कह रही हूं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंपनी में कंपनी लॉ मतलब होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा है, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा। अब मेरी बात सुनो, हमने अभी यहां पे अपनी एक बात रखी, हमने कहा जी जब भी कभी पूरे कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी शब्द के मायने आएंगे तो वहां पे कंपनी का मतलब वो कंपनी होगी जो कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है, कंपनी एक्ट के तहत फॉर्म हुई है। आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर किसी सेक्शन में कंपनी के मायने चेंज करने होंगे तो क्या किया जाएगा? तो क्या होगा? तो होगा जुगाड़। बोलो क्या होगा? आवाज ये जोर से बोलो। ऑल आर इंडियंस और somebody from UK? somebody from UK? इंग्लैंड? यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड के तो बहुत बच्चे हैं। ओके तो इट मींस जब कंपनी एक्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे कंपनी का मीनिंग ब्रॉड होगा, सिर्फ इंडियन कंपनी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, उसमें और भी कंपनीज कवर करना चाहते हैं। तो बताइए ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? बोलो ना, आवाज आनी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? आवाज नहीं, जोर से बोलो मैम। जुगाड़ किया जाएगा। तो देखो जी जुगाड़ हो गया। ये देखिए, ये पढ़ो जरा, होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर होल्डिंग कंपनी डिफाइन है। और होल्डिंग कंपनी का मतलब इन्होंने कहा इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। कई जगह कंपनी शब्द यूज हुआ, हम कंपनी पकड़ लेते हैं। देखो सुनो, यहां कंपनी शब्द यूज हुआ है ना, यहां कंपनी शब्द यूज हुआ, यहां कंपनी शब्द यूज हुआ, और यहां भी कंपनी शब्द यूज हुआ। यस और नो? कई जगह कंपनी शब्द यूज हुआ। जब कंपनी शब्द यूज हुआ तो हम समझ गए, क्या समझे? कि होल्डिंग कंपनी का मतलब है मीन रिलेशन टू एक या एक से अधिक कंपनी, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। उसकी वो कंपनीज क्या होंगी? सब्सिडरी कंपनीज होंगी। ठीक है। अब यहां पे कंपनी का मतलब क्या है? इंडियन कंपनी, बोलो ना।
कंपनी का मतलब क्या है? इंडियन कंपनी है कि नहीं है? बोलो ना। जब कंपनी की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कंपनी मींस कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनी 2013 और प्रीवियस कंपनी लो, यही है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इस होल्डिंग कंपनी जो है इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। तो इस पूरे पैराग्राफ में कंपनी का मतलब वही कंपनी है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है, इंडियन कंपनी एक्ट के, और कोई कंपनी इसमें कवर। भाई घपला हो गया था। अब घपला सुनो कैसे हुआ, पुरानी कहानी बताती हूँ और फिर नई बताती हूँ। तो अच्छा बताइए, जो ओल्ड एक्ट की पॉइंट और न्यू एक्ट को जब रिलेट करते हैं तो इससे ही नॉलेज एनहेंस होती है, यही नॉलेज का एक पार्ट होता है। मैं आपको कंपनी एक्ट 1956 की बात बताती हूँ। वहां पे क्या था कि एक ही सेक्शन में दोनों चीजें डिफाइन की थी, होल्डिंग भी और सब्सिडरी भी। लेकिन जब न्यू एक्ट कंपनी एक्ट 2013 आया तो इन्होंने क्या किया, होल्डिंग अलग डिफाइन करी और सब्सिडरी अलग सेक्शन में डिफाइन करी। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? इसलिए क्योंकि हाँ इन्होंने थोड़ा इंग्लिश मैन बन गए। इंग्लिश मैन कैसे बने कि डेफिनेशन जो अल्फाबेट से स्टार्ट होंगी, अल्फाबेट से कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे करके। तो अब ये बताओ, जो आपकी जो सब्सिडरी कंपनी एस बाद में आता है, एच एबीसीडी आती है, अच्छा फिर तो सही है। तो इसका मतलब एस बाद में आता है और एच पहले आता है। तो एच तो डिफाइन कर दिया सेक्शन 2 क्लॉज 46 में, ठीक है। और सब्सिडरी कंपनी उसके जस्ट बाद इन्होंने डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 86 में, तो बाद में चला गया। तो अब इन्होंने क्या किया, एक जगह तो लिख दिया कि कंपनी का मतलब जो है वो इंडियन कंपनी तक सीमित नहीं है। हमने कहा जी फिर क्या होगा कि सुनो गांव वालों कि हाँ सुनाओ कि इसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब हमने जुगाड़ कर दिया है। हमने कहा जी क्या जुगाड़, कि इसका मतलब है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ इस क्लॉज के लिए। कौन से वाले क्लॉज के लिए? होल्डिंग कंपनी के लिए। और सेक्शन 2 क्लॉज 46 के लिए सिर्फ। कंपनी का मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट। क्या मतलब है? बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब क्या हुआ, ये तो मायने ही बदल गए। मैम जी इतनी गहराई में ले जाते हो, मैं नींद आ जाती है, चलो जागो। इट मींस कंपनी इंक्लूड्स, क्या वर्ड यूज किया जरा बताना, बॉडी कॉर्पोरेट। ऐसा क्यों किया गया, कोई बच्चा बता सकता है? अगर कोई बच्चा बता देगा, सच्ची में भगवान कसम बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, ईमानदारी से बता रही हूं, बहुत ब्रिलियंट, सुपर डुपर बच्चा, जिसे कहते हैं ना सुपर डुपर, वही वाला बच्चा है। कौन बताएगा, जल्दी बताइए। सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब मेरी बात सुनो, यहां पे एक वर्ड यूज किया बॉडी कॉर्पोरेट, एंड इवन बॉडी कॉर्पोरेट इज ऑल्सो डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 11, ठीक है। अब आप मेरी तरफ ऐसे घूर के मत देखना कि मैं हमको सेक्शन याद नजर लगा दो, मैं सारे भूल जाऊं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो सुनो जरा ध्यान से, सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड डिफाइन है, एंड इट इज ए ब्रॉडर टर्म, इट itself कवर फॉरेन कंपनीज ऑल्सो। ब्रॉडर टर्म है, वो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी अभी। इसका मतलब इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन जो दिया, इन्होंने कहा कि आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे खाली कंपनी होता तो कहानी यही समझ गई थी कि होल्डिंग कंपनी सिर्फ इंडियन कंपनी हो सकती है, कभी भी कोई फॉरेन कंपनी होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती थी, या फिर कोई फॉरेन कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती थी। अगर सिर्फ खाली क्या वर्ड यूज होता, कंपनी, इन्होंने यहां पे कंपनी के मायने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। इन्होंने कहा कंपनी इंक्लूड्स क्या, बॉडी कॉर्पोरेट, एंड बॉडी कॉर्पोरेट इटसेल्फ इज अ ब्रॉडर टर्म। इसमें सिर्फ इंडियन कंपनी कवर्ड होगी, इसमें फॉरेन कंपनी भी कवर हो जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, अगर यहां पे एक्सप्रेशन यूज, ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो हम तो यही एज्यूम करते कि होल्डिंग कंपनी सिर्फ इंडियन कंपनी हो सकती है, कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकती थी। और इसका जस्ट उल्टा अगर हम देखें, अगर सब्सिडरी कंपनी सिर्फ इंडियन कंपनी होगी तो फिर कभी भी कोई फॉरेन कंपनी सब्सिडरी, हम कभी भी किसी फॉरेन को सब्सिडरी नहीं बना सकते थे। मतलब उल्टा अगर सोचे हम, तो होल्डिंग भी और सब्सिडरी भी, क्रक्स इज दैट, होल्डिंग भी और
इंडियन भी हो सकती है और फॉरेन भी हो सकती है। क्यों बताओ, जल्दी लॉजिक बताओ। इसलिए क्योंकि वहां पे कंपनी का मीनिंग वो कंपनी का मीनिंग नहीं है जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है। वहां उन्होंने नीचे जुगाड़ कर रखा है, क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और एक्सप्लेनेशन में बात साफ लिखी है कि भैया जी इन क्लॉजेस के लिए इसका मीनिंग ब्रॉडर टर्म है, नॉट ओनली द इंडियन कंपनीज बट अ फॉरेन कंपनीज ऑल्सो। अच्छा बताइए, जब होल्डिंग कंपनी में एक्सप्लेनेशन दिया तो क्या सब्सिडरी कंपनी में भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए? बोला ना, जल्दी बताओ। होल्डिंग कंपनी में एक्सप्लेनेशन है तो सब्सिडी में भी होना चाहिए। अब तुम डिफेक्ट समझिए, डिफेक्ट समझिए। ऐसा था जब कंपनी एक्ट 1956 था तो दोनों डेफिनेशन एक ही सेक्शन में थी, लेकिन जब 2013 एक्ट आया तो सेक्शन, आपने देखा यहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर सब्सिडरी है और सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर होल्डिंग है, तो अलग अलग सेक्शन में हुए, इनसे हो गई मिस्टेक। अब पूछो मिस्टेक क्या हुई? एक क्लॉज में तो एक्सप्लेनेशन डाल दिया और दूसरे क्लॉज में भूल गए, गलती हो गई। क्यों हुई गलती? बताओ, लॉजिक बताओ, गलती क्यों हुई? बताओ गलती क्यों हुई? अब आप क्यों का आंसर आप दो। देखो बच्चे भी कैसे हो गए, क्यों बताने लगे। जब कंपनी 2013 आया तो एक क्लॉज में तो एक्सप्लेनेशन डाल दी और दूसरे में भूल गए। अब भूलते ही गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि फिर आपका स्कोप क्या हो गया? लिमिटेड, और प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है, तो क्या किया गया होगा? अच्छा ये बताओ मिस्टेक क्यों हुई? लॉ मेकर से मिस्टेक क्यों हुई? लॉजिक बताओ आप, क्या लॉजिक था इसके पीछे? हाँ, लॉजिक यही था कि पहले एक ही सेक्शन में दोनों थी तो एक जगह लिख दिया था एक्सप्लेनेशन, लेकिन अब वहां पे तो सिर्फ ये लिखा था ना एक्सप्लेनेशन एंड कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर दिस सेक्शन, फॉर दिस, लेकिन यहां पे दोनों क्या है? अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखना था, लेकिन मिस्टेक हो गई। और जब मिस्टेक हो जाती है तो फिर आता है अमेंडमेंट, संशोधन, और संशोधन अमेंडमेंट करके फिर इन्होंने इसे किया रेक्टिफाई। अभी आप सब्सिडरी कंपनी देखोगे तो उसके अंदर भी दिया गया है क्या? एक्सप्लेनेशन, और इन्होंने यहां पे एक्सप्लेनेशन में साफ साफ बोला है कि कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखिए इधर, अब देखिए इधर, इट मीन्स हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि बहुत सारी डेफिनेशन ऐसी होंगी जो किससे होंगी? मीन्स से स्टार्ट होंगी, और कुछ डेफिनेशन ऐसी होंगी इंक्लूड से स्टार्ट होंगी, और कुछ डेफिनेशन ऐसी होंगी जो मीन्स भी होगा और साथ में एग्जाम्पल किसका दिया? फ्रॉड का। जब फ्रॉड पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। तो हमने कहा जो मीन्स वाली डेफिनेशन है ये हमेशा ध्यान रखना, ये मीन्स वाली डेफिनेशन थोड़ी सी क्या होती है? हार्ड डेफिनेशन होती है, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होती है, और ये अपने साथ में किसी को ऐड नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, अगर कहीं पर हमें डेफिनेशन वाला मीनिंग चेंज करना है पूरे एक्ट के अंदर तो क्या करना होगा उसके लिए? मतलब लॉ मेकर क्या करता होगा? अरे नहीं, दोबारा सुनो, धीरे धीरे। अगर कभी अब धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे ट्रैक पे लेके जाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा ये बताइए, CSEE से अलग है क्या एग्जीक्यूटिव? थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए तो मैंने वहां आपको सारी चीजें नहीं पढ़ाई। वहां पढ़ाने के साइड इफेक्ट थे। साइड इफेक्ट नंबर 1 आप कभी एग्जीक्यूटिव में नहीं आते क्योंकि वहां पे उतना लेवल है ही नहीं, और दूसरा साइड इफेक्ट तो आप कभी मुझसे नहीं पढ़ते, पहली सारा पढ़ लिया। तीसरा साइड इफेक्ट, मुझे पैसे नहीं मिलते, दिक्कत हो जाती ना। तो सुनो अब ध्यान से, इट मींस आप सारी बातें समझो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। मेरा क्वेश्चन सुनो पहले। मैंने कहा हर एक एक्ट के अंदर एक इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन होती है, क्लॉज होता है। उस क्लॉज का मतलब यह है कि एक्ट के अंदर जब भी कोई शब्द यूज किया जाएगा तो उसका मीनिंग डेफिनेशन से लेना है। जब भी कभी किसी एक्ट को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके डेफिनेशंस देखते हैं कि क्या डिफाइन किया है। एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए एडवोकेट, तो हम उसकी डेफिनेशन कंसिडर करते हैं। सपोज एक्ट के अंदर उस डेफिनेशन का मीनिंग चेंज है तो सेक्शन में लॉ मेकर क्या करता है? अरे जुगाड़ तो करता है, अभी तो बताया था तुम्हें सबको क्या करता है। और जुगाड़ कैसे होता है? एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन कर दिया जाता है उस सेक्शन के नीचे, और उसमें लिख दिया जाता है भाई और बहनों ये जो डेफिनेशन है या ये जो सेक्शन है इसमें जो ये मीनिंग यूज किया गया है उसके मायने अलग है। ये बात कहां लिखी होती है? एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये जो मायने अलग है ये सिर्फ इस सेक्शन के लिए, ये सिर्फ इस क्लॉज के लिए है, ये पूरे एक्ट में लागू नहीं होंगे। अब बताओ समझ आए नहीं है?
ऐसा होता है जब बच्चे दिमाग पे ज्यादा जोर डालते हैं तो दिमाग सुस्त हो जाता है, सोने लगता है। तो ताली बजाते हैं जोरदार जोरदार, बहुत अच्छे। ऐसी ताली बजाओगे। देखो बात सुनो, मेरी तो शादी भी हो चुकी है तो ताली बज चुकी है, डिग्री भी आ चुकी है तो ताली बज चुकी है। मैं तो अननेसेसरी तुम्हारे लिए ताली बजाती हूँ, और तुम ऐसे समझो जैसे तुम्हारी रिंग सेरेमनी हो रही है और तुम ताली बजा रहे हो। अब बजाओ, अब बजाओ, चलो जल्दी। तुम्हारी सबकी रिंग सेरेमनी होगी तो ऐसी ताली बजेगी। कैसी? ऐसी ऐसी ताली बजेगी। ताली बजाओ अच्छी वाली। चलिए, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, हर चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है। ताली बजाने के पीछे या ताली बजवाने के पीछे, इंग्लिश में क्लैपिंग इसे बोल देते हैं, क्लैपिंग के पीछे एक लॉजिक है। आपने देखा पुराने टाइम के टीचर्स कान पकड़ते थे, है ना, और कान पकड़ के मुर्गा बनाते थे या कान पकड़ के मुर्गी बनाते थे। इसका क्या लॉजिक था? है किसी के पास कोई जवाब? एज ए टीचर मैंने इसका लॉजिक ढूंढा कि पुराने टाइम में टीचर कान पकड़ के मुर्गे क्यों बनाते थे। एक्चुअली कान पकड़ने से सुस्ती खत्म हो जाती है। कान में कुछ ऐसी नसें होती है, ईयर जिसे बोलते हैं, अगर किसी को कान हिंदी में नहीं पता, ईयर में कुछ ऐसी इस टाइप की वेन्स होती है कि अगर उसे पकड़ के मोड़ देते हैं ना तो एक्टिव हो जाता है इंसान। क्या हो जाता है? और एक तो कान पकड़ के मोड़ दिया, ऊपर से उसकी पोजीशन भी ऐसी बना दी जो बहुत अनकंफर्टेबल है। मतलब मुर्गा बनना अनकंफर्टेबल पोजीशन ही तो होती है। अब किसी ने किसी को मुर्गा बनता ही नहीं देखा है कभी मुर्गा बनते हुए? अरे ऐसे करके कान पकड़ लेते तो वो दोनों चीजें अप्लाई की जाती है। एक तो मुर्गा भी बना दिया और एक पोजीशन भी ऐसे से मुर्गा बना दिया, तो बच्चा एकदम एक्टिव हो जाता है। तो आपको मैं मुर्गा मुर्गी तो देखो नहीं बना सकती, लेकिन ताली तो बजवा सकती हो। ताली बजाने का भी यही लॉजिक होता है कि जब हमारे ये पॉइंट्स आपस में अटैक करते हैं, ऐड होते हैं, तो हम एक्टिव हो जाते हैं। तो हो गए सब बच्चे एक्टिव। अच्छा चलो सुनो, चलो मैं इसी बात पे आपको एक शेर सुनाती हूँ, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वाह वाह करना, बिना वाह वाह के नहीं, ठीक है? चलिए रेडी हो जाइए। मंजिल तो मिल ही जाएगी, याद है तुम्हें? हाँ, वाह वाह तो कर दो। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर सही, जोर से बोलो वाह वाह। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर सही, गुमराह तो वो जो घर से निकले ही रहे। सुभान अल्लाह। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स अब देखो, अब नए नए आपके लिए नए नए शेर और शायरी लेके आऊंगी। तुम्हें ऐसे में मजा नहीं आता, तुम्हें मजा आता है वो दिल की धड़कन, वो दिल की धड़कन। हाँ देखो, समझिए ना बात को। ऐसे वाले शेर और शायरी में ज्यादा मजा, ये तो बहुत बोरिंग से हो जाते हैं। लेकिन मैं अभी ऐसे शेर और शायरी इसलिए नहीं सुनाना चाहती कि फिर मुझे प्रोफेशनल में पता है क्या सुनाना पड़ता है। सुनना चाहोगे? अगर इस लेवल में मैं ज्यादा, वो दिल की धड़कन मुझसे दूर हो गई और मैं उसके पीछे चलता रहा, ऐसे करके मैं इसलिए नहीं सुनाती क्योंकि प्रोफेशनल में फिर मुझे शेर और शायरी ऐसी सुनानी पड़ती है। अब तो हमने महफिलों में जाना छोड़ दिया, कहीं कोई ये ना पूछ ले तेरे सीएस कब होगी, है ना? अब तो बोलो बाबा। तो इसीलिए मैं ऐसी चीजें नहीं सुनाती। चलिए खैर आ जाइए आगे, आ जाइए आगे। चलिए 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 चलिए, आओ आओ आओ, आ जाओ बच्चों। अब यहां पे आके हम दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द इंक्लूड। यू नो वेरी वेल, एक क्रक्स तो हमें समझ में आ गया कि जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है वो है हमारी मीन्स वाली, और जो हमारी लिबरल डेफिनेशन है वो है हमारी इंक्लूड्स वाली। तो ये देती है हमें क्या? वाइडर मीनिंग। एंड लेजिस्लेचर डज नॉट इंटेंड रेस्ट्रिक्ट द डेफिनेशन, इट मेक्स डेफिनेशन इन्यूमरेटेड बट नॉट एग्जॉस्टिव। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशंस इंक्लूड्स अ कंपनी। देखो, इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड दीज थिंग्स। अब यहां पे एक बात सुनिए, अब बहुत ही ध्यान से एक बात सुनिए, यहां पे एक बात समझिए। मैंने आपको अभी अभी बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में डिस्कशन किया था, कहां पर जरा बताओ? बॉडी कॉर्पोरेट कहां यूज किया था? जब कंपनी का ब्रॉडर मीनिंग किया था, और मैंने कहा था थोड़ी देर बाद बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ेंगे। तो अभी जब हमने बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग समझा, तो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर इंडियन कंपनी एंड ऑल्सो कैसे भूले जाए? क्योंकि ये देखो ऐसे कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पर? आउटसाइड इंडिया, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो इंडियन कंपनी तो है ही है, साथ में और कौन सी कंपनी है?
फॉरेन कंपनी। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है कि होल्डिंग कंपनी इंडियन भी हो सकती है और फॉरेन भी हो सकती है, सब्सिडरी कंपनी इंडियन भी हो सकती है और क्लियर, यू ऑल क्लियर? चलिए अब देखो, इट मींस, अब सुनो, हमने कहा अच्छा ये बताओ, हमें सेक्शन समझ में आ गया, हमें सब सेक्शन समझ में आ गया, हमें क्लॉज भी समझ में आ गया, हमें सब क्लॉज भी समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन का मीनिंग क्या होता है, ये लॉजिक क्या होता है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द एक्सप्लेनेशन? यस, देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, is a subsidiary of Unilever Limited, and Unilever Limited is a foreign company, okay, and HUL is a subsidiary company. If anybody, any company is interested to do business in India, then they have to select a form of business. बहुत प्यार से समझो इस लॉजिक को, तो तुम्हें ना कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को एक स्टोरी सुना रखी है गोलगप्पे वाली। कितने बच्चों ने गोलगप्पे वाली स्टोरी सुनी है? कुछ बच्चे जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं है। इट डिपेंड अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस। आपका जिस लेवल का स्केल होता है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो खूबसूरत ब्यूटी पार्लर की शॉप खोलनी है, तो इसके लिए प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी। बताओ, क्या इसके लिए प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी? आंसर इज नो, सोल प्रोप्राइटर से काम चल जाएगा। इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट VLCC, आर यू हियर्ड अबाउट VLCC? क्या उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप से काम चल जाएगा? लेवल ऑफ बिजनेस चेक करना होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक और चीज एक्सटेंड कर देती हूं, थोड़ा सा आपकी स्टेज नहीं है लेकिन फिर भी बता रही हूं, फाइनल लेवल का कॉन्सेप्ट है ये। तो हुई फॉर्म ऑफ बिजनेस कि हमारा जिस लेवल का फॉर्म होगा, जिस लेवल का स्केल होगा उसी के हिसाब से फॉर्म होगा, आइदर द पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट कंपनी, OPC, पब्लिक कंपनी, व्हाटएवर बी द। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं एंड विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। बताओ क्या करें? इंटरेस्टेड टू एक्सपेंड द बिजनेस बट विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। क्या हो सकता है? ऑलरेडी कंपनी पहले से बनी हुई है, अब वो अपने बिजनेस को एट अ लार्ज एक्सटेंड एक्सपेंड करना चाहती है। हाउ इट्स कम पॉसिबल? हाँ, इस टर्म का नाम दिया जाता है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। क्या बोलते हैं इसे? कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी ना तो फाइनल में तुम नहीं पढ़ोगे। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग दो तरीके से होती है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या करते हैं कि जैसे ऑलरेडी कोई कंपनी है उसके साथ मर्ज हो जाना, जिसे मर्जर बोलते हैं। किसी ऑलरेडी चले हुए बिजनेस को एक्वायर कर लेना, जिसे एक्विजिशन बोलते हैं। आर यू हियर्ड दिस वर्ड्स? धीरे धीरे आप सुनोगे। तो कई बार क्या होता है, जैसे टाटा है, टाटा ग्रुप है और वो ऑलरेडी कंपनी है लेकिन वो चाहती है कि मुझे एक नया सेगमेंट लेके आना है, तो वो उसमें क्या कर देते हैं, मर्ज हो जाते हैं या उसे एक्वायर कर लेते हैं, जिसे एक्विजिशन बोलते हैं, और अपनी कंपनी में साथ में मिला लेते हैं। तो इस तरीके से टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने कहा व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सप्लेनेशन इन स्टैट्यूट्स। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है स्टैट्यूट्स। इसका मतलब क्या होता है? हमें शब्दों की मीनिंग की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय द स्टैट्यूट्स? क्या होता है स्टैट्यूट्स? इट इज अ रिटन इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। फिर से सुनो मेरी बात, रिटन इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का रिटन इंटेंशन होता है, उसे बोलते हैं स्टैट्यूट्स। क्या बोलते हैं? जो कि हमारे कानून बनते हैं, पार्लियामेंट पास करती है, उसे स्टैट्यूट्स वर्ड यूज कर देते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन? इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन, कम ऑन रिप्लाई। टू एक्सप्लेन और क्या करना? क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ड्स कंटेन्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। इसका मतलब जब भी कभी किसी सेक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन ऐड होगा तो हमें समझ लेना है कि इसका मीनिंग को क्लैरिटी देने के लिए यहां पे क्या यूज किया गया है? एक्सप्लेनेशन। अब बताइए सेक्शन में क्या सब सेक्शन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, सब क्लोज हो सकता है, प्रोविजो हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ठीक है। तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, ये सब पार्ट होते हैं और इनके बारे में बहुत डीप डिस्कशन करूंगी मैं जब आपको पढ़ाऊंगी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए इधर
अभी जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको समझा के आगे बढ़ चुकी हूं, बेटे फैन चला लो अगर गर्मी लग रही हो तो। गर्मी लग रही है किसी को? जैकेट पहन के भी गर्मी नहीं लग रही? थोड़ा सा फैन चला लो 1 नंबर पे। बुखार हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कल की छुट्टी, परसों का आना, तख्ती पे दाना, है ना। चलिए जी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। हाँ जी, चलिए बच्चों प्लीज प्लीज नो टॉकिंग। बेटा दिसंबर वालों के लिए अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी क्लास। प्लीज 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 सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। गांव वालों सुनो, गांव वालों सुनो, सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। इधर देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा कि एक्सप्लेनेशन जगह जगह यूज होता है। बताना कहां पे यूज किया हमने एक्सप्लेनेशन? भी एग्जाम्पल देके बताओ। होल्डिंग कंपनी में, वो इन्होंने एग्जाम्पल दिया। एक्चुअली जो मैं पढ़ाती हूँ वही आ जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। अब देखो इधर, डेफिनेशन इन की कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनी एक्ट 2013। क्या कंपनी का मीनिंग क्लियर है? ओके उसी के साथ साथ ये टाइप्स ऑफ कंपनी तो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी के अंदर अमेंडमेंट है। लेकिन क्या आपको सेक्शंस याद है इनके? हाँ जी बच्चों, सेक्शन याद है क्या? कंपनी का सेक्शन याद है? सेक्शन 2 क्लॉज 20, 0 to हीरो, तो 2 0। इट मीन्स कोई भी कंपनी क्यों बनाई जाती है? 0 से हीरो बनने के लिए। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20। उसी के साथ साथ बच्चों पब्लिक कंपनी याद है? प्लीज, पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71। हम 7 हैं। हम पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए? 7। तो इट मीन्स हम 7 हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 71। उसी के साथ साथ बच्चों जो मेन यूज होती है आपकी 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 62। बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे, बस उठ आगे बढ़, बस उठ मतलब 62। बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे। सेक्शन 2 क्लॉज 60। इसका लॉजिक है, इसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जा सिमरन जा, तो जीले अपनी जिंदगी। इट मींस स्मॉल कंपनी को ऐसे बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओपीसी की, हाँ कि जा ओपीसी जा, तू जीले अपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट गिविंग lot more exemptions to us OPC company. So many exemptions are there. No need to compile, no need to follow the entire Company Act 470 sections. उनको स्पेशली नोटिफिकेशन, क्या मैं बोल सकती हूँ नोटिफिकेशन क्लास के अंदर, है ना, बोल सकती हूँ ना, नोटिफिकेशन लाके स्पेशल रूप से उन्होंने कहा ओपीसी की, हाँ कि ओपीसी जा जी ले तू अपनी जिंदगी, तुझे दी गई है बहुत सारी एग्जेम्पशंस। ठीक है, तो बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 68। 6 और 8 छटनी, छटनी बोले तो कम, छटनी मतलब क्या होता है? कम, कम करना। और कम मीन्स क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। ओके अब देखिए इधर स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी को कहा कि स्मॉल कंपनी की, हाँ कि बिजनेस करना चाहते हो कि हाँ चाहते हो, औकात में रह के करना। औकात मतलब व्हाट? सुनो ध्यान देना, स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू एंजॉय द एग्जेम्पशंस बिकॉज दैट इज अ स्मॉल। स्मॉल मतलब समझते हो? तो स्मॉल, प्लीज नो टॉकिंग। स्मॉल कंपनी कहती है छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, तो गवर्नमेंट कहती है स्मॉल कंपनी की, हाँ कि लिमिट में रहना। लिमिट मतलब औकात में रहना। एक लिमिट से ऊपर जाएगा तो उससे एग्जेम्पशन छिन जाएंगी और तुझे फिर नियम का पालन करना पड़ेगा। तो ये है 85 मतलब 82। क्या बोला मैंने? 82। जैसे सेक्शन कोट करोगे ना एग्जाम में, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62, बस एग्जामिनर समझेगा क्या बच्चा है, सीधा भगवान के पास से उतरा है ना, एकदम इंप्रेस हो जाएगा। अब कई बार बोलते हो नो नीड टू लर्न दिस सेक्शन, इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अंगूर नहीं टूटते तो क्या है, खट्टे हैं। आप किसी से बात करो, मान के चलिए किसी के पास एल्टो कार है, आपने भी नई नई स्कॉर्पियो ले ली, ठीक है, आप स्कॉर्पियो लेके टूर बना रहे हो, मतलब टूर मीन्स यू आर एंजॉइंग रोमिंग अराउंड द, मैं भूल जाती हूँ, रोमिंग अराउंड द लाइक सोसाइटी और इन योर कॉलोनी। 2-3 चक्कर आपने लगा दिए। वो कहता है भाई हमारी अल्टो है ना, हम उसमें बहुत खुश हैं, मजे की जिंदगी कट रही है और हम लेना ही नहीं चाहते स्कॉर्पियो, बहुत बड़ी है, इतनी सारी जगह घेरती है, इतने बड़े बड़े टायर है उसके, खड़ी करने की जगह नहीं, तेल भी ज्यादा पीती है।
अल्टो है, 8 जने आराम से चल जाते ऊपर नीचे बैठ के, कोई टेंशन नहीं। समझिए बात को। अब वो ऐसे क्यों बोल रहा है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को इंटरप्रेट कर रहा है। जब अंगूर टूटते नहीं है तो अंगूर क्या है? आपकी अप्रोच एकदम हाई होनी चाहिए, हाई क्लास लोग हो आप, समझो। अब क्लास कैसे बनती है? सोच से। किससे बनती है? कभी आज पापा से बोले पापा चलो स्कॉर्पियो लेना, अभी नहीं, थोड़ा ठहरो जरा, थोड़ी देर लगेगी, अभी नहीं, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। इट मींस मैं आपसे कहना चाहती हूँ हमारे पास जो है मुझसे खुश है, लेकिन 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 आगे के लिए क्या जारी है? प्रयास जारी है। अब कुछ लड़के तो बेचारे प्रयास ही नहीं करना चाह रहे, क्यों? क्योंकि हमारी तो शादी में आ जाएगी तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भाई होगी भी नहीं, शादी नहीं होगी। आज मैं आपको यहाँ पे प्रूव कर देती हूँ, लड़कों को तो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़के की थोड़ी शादी होती है, लड़के के पैसे से शादी होती है। अभी कल परसों में न्यूज में सुन रही थी, एक लेडीज ने अपने हस्बैंड को मार दिया, और वजह क्या थी सुनिए, उसे अपने बर्थडे पे दुबई घूमने जाना था। आप समझ रहे हो? उसे महंगे गिफ्ट चाहिए थे, लग्जरी लाइफ चाहिए थी, वो हस्बैंड ने मना कर दिया होगा। इसी बात पे दोनों में हो गई लड़ाई, और उसने कुछ भारी ऐसे धारदार हथियार था उससे वार कर दिया। लो जी, हो गया काम, दुबई नहीं लेके गया, ऊपर पहुंचा दिया बेचारे को। तो इसीलिए लड़कों से मेरी, अगर आप अपने घर में एक एक्सट्रीम लेवल पे रिस्पेक्ट, एक तो लड़कों की ईगो हर्ट हो जाती है, इस चीज समझो, है ना, तुरंत ईगो हर्ट हो जाती है। जैसे अभी की बात करो, मान चलो कोई लड़की, अभी आपके कोई क्लास में फ्रेंड है, आप नीचे गए, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पैसे नहीं देने लगे लड़की को, चाहे खुद की जेब में हो या ना, नहीं नहीं इट्स ओके, मैं पे कर दूंगा, तुम जाओ, मैं पे कर दूंगा। भाई तेरे पास नहीं है तो क्यों टेंशन ले रहा है, जैसे तू ऐसी वो, सब बच्चे बराबर है, लेकिन लड़का जो है ना थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा लेता है। तो भैया जी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, स्पेशली बॉयज को बोल रही हूँ। देखो गर्ल्स की तो चॉइस है, पैसे हैं तो ठीक है, और पैसे कमाएंगे तो ये पता किस लिए मेहनत कर रही है लड़कियां ज्यादातर? मौज करने के लिए। समझ लो बात को। तो पढ़ने की आपको बहुत जरूरत है। ये तो जो पैसे कमा के लाएंगी, मैं क्यों दूं? जितने कमाएंगे, जैसे अगर आप देखो जितनी भी लड़कियां गाड़ी चलाती है जनरली, उनसे दूर बच के क्यों चलते हैं सब? इसका एक लॉजिक है, इसके कई सारे लॉजिक है। इसका पहला लॉजिक ये है कि रास्ते में देखो लाइफ स्टाइल इन, और लिखा 60% सेल, वो नहीं देखे कि ब्रेक मारने नहीं, पीछे वाली गाड़ी आ रही नहीं, उसने ब्रेक मार दिया वहीं, और पीछे टाटा सफारी आ रही, वो ठुक गई, मैं क्या करूं? सेल थोड़ी ना छोड़ देती तेरे चक्कर में, तेरी गाड़ी जितने की उतने का सामान फ्री मिल रहा है मुझे। तो इट मींस, तो बिल्कुल मैं भी बड़ी टेंशन फ्री गाड़ी चलाती हूँ सड़क पे। मैं पहले सोचती थी यार लोग इतनी दूर दूर के भागते हैं मुझसे, फिर मुझे लॉजिक समझ में आया कि यही नहीं पता ब्रेक कहाँ लगा रहे हैं, कहीं भी, है ना। तो चलिए खैर आगे चलते हैं। इतनी आपने वो कहावत सुनी होगी, पापा की परी और उड़ के चली। तो ये बात, इसमें कुछ जेन्युइनिटी तो है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जाता है, अगर दो लड़कियां एक लड़की ड्राइव कर रही है, उसके बराबर में दूसरी लड़की बैठी है, और वो बातें चल रही है, और बातें किसकी बुराई चल रही है, तो इंटरेस्ट इतना आ जाता है, फिर जैसे बात चलती है ना, स्टेरिंग छोड़, अरे वाह, बस हो गया काम, है ना। तो खतरे से खाली नहीं होता है। तो खैर आ जाइए वापस। इट मींस अगर हम बात करें सेक्शन 2, कम हियर, सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर स्मॉल कंपनी है, जिसमें अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट क्यों आई वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों एक है डोरमेंट कंपनी। कुछ ऐसी कंपनीज हम पढ़ेंगे जो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 455 में डिफाइन है डोरमेंट कंपनी। तो कई बार क्या होता है, देयर आर सम लॉजिक बिहाइंड दिस, जैसे कि सेक्शन 8 में क्यों दी, या सेक्शन 455 में क्यों दिया गया, सेक्शन 2 में क्यों नहीं दी। जैसे आपने प्राइवेट कंपनी देखा, कौन सी सेक्शन में? 2 में है। पब्लिक कंपनी 2 में है, और सारी कंपनीज 2 में है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी इज गिवन इन सेक्शन नंबर 455। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? कई बार ऐसा होता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप प्रोफेशनल क्लियर कर चुके हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपका जो जूनियर होता है वो आपसे पूछ लेता है, भैया आप मुझे ये बताइए, ये सर मुझे आप ये बताइए, ऑलमोस्ट कंपनीज आर डिफाइंड इन सेक्शन 2 बट गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 455। व्हाट इज द रीजन? ये रीजन की बात मत कर, प्रोविजन की बात कर, है ना। रीजन इसके पीछे ये है कि डोरमेंट कंपनी इज नॉट ए टाइप ऑफ कंपनी, डोरमेंट इज ए टाइप ऑफ स्टेटस। बेसिकली डोरमेंट क्या है? एक स्टेटस है, वो कंपनी डिफाइन नहीं है, वो पैदा हुई कंपनी नहीं है। डोरमेंट एक ऐसी कंपनी है जिसका डोर क्या हो गया है,
कुछ दिनों के लिए, गेट बंद है अभी, कुछ दिनों के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे तो एनी कंपनी जैसे बनी तुरंत प्रॉब्लम हो गई। तो डोरमेंट कंपनी का एक पूरा चैप्टर है आपके यहाँ पे, इंटायर चैप्टर हम पढ़ेंगे बाद में, अभी मैंने बताया नहीं क्या होती है। इसी तरीके से बच्चों एक होती है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का सेक्शन मैं आपको यही याद करा दूंगी, यहीं पे हमेशा हमेशा के लिए। किसके लिए? हमेशा हमेशा के लिए, आप कभी नहीं भूलोगे। कैसे, जरा इसका लॉजिक समझो। हमें 51 रुपए में प्रसाद मिला है। क्या मिला है? KMP, की मैनेजरियल पर्सनल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51। कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 51, 51 में, ठीक है। और KMP के अंदर कंपनी सेक्रेटरी भी आता है। कहां आता है? फिर से बताओ, कहां आता है? कंपनी सेक्रेटरी कवर होता है। अब 51 रुपए का जो प्रसाद मिला है, वो प्रसाद लेने के लिए जाना पड़ता है लिस्टेड कंपनी में। कहां जाना पड़ता है? क्योंकि every listed company is required to appoint a KMP and a company secretary compulsorily। क्या बोला मैंने? कंपल। तो प्रसाद लेने कहां जाना पड़ता है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 52 में डिफाइन है कौन सी कंपनी। अब बताओ, सीरीज बन गई दिमाग में? सीरीज बन गई, कैसे पढ़ा हमने? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और सिखाती हूं। अब देखो मैं आपको एक साथ कैसे याद कराती हूं। जुगाड़ देखिए क्या बैठा है। प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक कंपनी बनाते हैं। हाँ, देखो ध्यान दो। प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या बनाते हैं? प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 68, है ना। तो इसका मतलब ये बीच में आपको ऑटोमेटिक याद हो गए। प्रमोटर इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 69, prospectus is defined under section 2 clause 70 and public company is defined under section 2 clause 71। याद हुआ? क्या प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या बनाते हैं? पब्लिक कंपनी। लॉजिक क्लियर और क्लियर? अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 52 में क्या है? और 51 में? और 85 में? 62 में? 71 में? 68 में? 20 में? 41 में? 40 में? 42 में? फॉरेन कंपनी। 42 बया प्लस इंग्लिश, 42 बया प्लस इट मीन्स क्या हो जाती है? फॉरेन कंपनी। फिर से बताना। अच्छा, अब ऐसा लगना चाहिए जैसे आपकी लास्ट क्लास चल रही हो, है ना। तो जल्दी जल्दी बताओ। 20 में? 68 में? 71 में? 85 में? 62 में? 51 में? 52 में? 40 में? 41 में? 42 में? क्या बात है, बहुत अच्छी। आपको एक बात तो पता ही है, कोचिंग का कोई स्कोप नहीं है लक्ष्मीनगर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 45 की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन है, और ये तमाम डेफिनेशन मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आएंगे हमारे उनमें हमें सब में पढ़नी है। पूरा चैप्टर जिसमें कंपनीज डिफाइन की जाएंगी। आगे जो है, अब हम कुछ एक दो डेफिनेशन मैं आपको ऐसे बताने जा रही हूं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में आपने सुना है? पहले कभी सुना है? सेक्रेटरियल ऑडिट 5 साल की मेहनत, 25 साल की मौज, CS की फौज करेगी मौज, 100 करोड़ उड़ाएगी। क्या बात है, वही ये खैर आगे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स वगैरह। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। प्रमोटर का क्या मतलब होता है? प्रमोटर कौन होता है? हाँ, एक आइडिया जो बदल दे आपकी, ये वो व्यक्ति होता है जिसके मन में कंपनी बनाने का आइडिया आता है और वो बड़े सारे स्टेप लेता है।
जैसे कि घर में बच्चा होता है तो उसका नाम फाइनल होता है, ऐसी कंपनी का नाम फाइनल करता है, प्रॉपर्टी परचेज करता है, उसकी जन्म कुंडली बनवाता है। जन्म कुंडली क्या होती है कंपनी की? मेमोरी प्लस रैंडमली। जन्म कुंडली में क्या मेंशन होता है? बच्चे का जन्म कहां पर हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, आतंकवादी, चोर, क्या बनेगा, सब कुछ उसमें ही होता है ना। इसी तरीके से कंपनी की भी डिटेल हिस्ट्री इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ मेमोरी प्लस, और कौन से सेक्शन के अंदर कंटेंट होते हैं? कैसे याद किया? चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है? शार्प। तो सेक्शन नंबर 4 है ना, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओई होगा और पीछे पीछे, तो सेक्शन नंबर 5। अच्छा सुनो, एक और सेक्शन याद कराती हूं, उसके बाद जाते जाते जाओ तुम भी क्या याद रखोगे। 18 वर्ष की कंवारी कली थी और घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली। सुनो ध्यान से, हंसने वाली कोई बात नहीं, सेक्शन है, ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 18 कन्वर्जन का है। किसका है? एक पूरा चैप्टर सेक्शन 18 पे डिपेंड है। सेक्शन 18 के अंदर कन्वर्जन होता है, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू ओपीसी, ओपीसी टू प्राइवेट, सेक्शन 8 टू नॉर्मल कंपनी, और वो तमाम चीजें दी गई है सेक्शन नंबर 18 में। एक चैप्टर में पूरा आपको ऐसा पढ़ाऊंगी जब आपको ऐसा लगेगा सब कुछ आता है, क्योंकि उसमें 3 सेक्शन का खास रोल है, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 18 और सेक्शन नंबर 13। मैम 13 कैसे? आपने तो मैम आधी सेक्शन तो मैं आज ही याद करा दिए मैम, हम तो आज ही मास्टर हो गए ना। हाफ नॉलेज इज जस्ट लाइक अ मर्डर होता है। समझो बात को, मर्डर का मतलब समझते हो? हत्या। तो सुनो मेरी बात सुनो, 13 सेक्शन की जब मैं बात करूंगी, एक्चुअली मैं पहले से ही आपको इसलिए क्लियर कर रही हूं क्योंकि जब मैं प्रोविजंस बताऊंगी तो प्रोविजन बहुत डीप में है, तो मैं सेक्शन का रेफरेंस दूंगी तो आपको भी पता होगा। फिर हम थोड़े बड़े लेवल पे बातें करेंगे। सेक्शन 18 में बात लिखी हुई थी, जैसे आप कई बार सीरियल देखते हो ना, तो उसमें केस चल रहा होता है, दफा 302 के तहत मुकदमा दायर हो, है ना, तो आप कहते हो यार दफा 302 याद है यार, इसे तो आईपीसी का वाला सेक्शन। तो आपको भी ऐसे होना चाहिए, जैसे आपसे कोई बात करता है और आपसे कोई पूछता है कि आप आफ्टर सीएस आपका क्या स्कोप है, मतलब आपकी जॉब कहां लगेगी, तो आपको पता है मैंने कैसे बताया था? हाँ, मैंने सभी बच्चों को बता रखा है, जब भी कभी आपसे कोई पूछे जी आप सीएस बन के जॉब का क्या स्कोप है, क्या गारंटी, तो आपको क्या बताना है? एज पर सेक्शन नंबर 203 रीड विद रूल 8 एंड रूल 8A, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ होल टाइम केएमपी एंड एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर इज रिक्वायर्ड टू होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। अगली बार नहीं पूछेगा सीएस का स्कोप क्या है, ठीक है। तो इतनी सब मेरी बात सुनिए। सेक्शन नंबर 13, सेक्शन 13, तिहरा शब्द हमारे यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है ना, हिंदुस्तान के अंदर 13 को थोड़ा सा ऐसे ही बोलते हैं कि एक फिगर अच्छी नहीं मानी जाती। हमारे यहाँ अच्छी फिगर क्या होती है? 21, 11, 51 होती है ना। तो तिहरा में क्या होता है? ऑल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? ऑफ एमओए, ऑल्ट्रेशन ऑफ जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे। अब बताओ ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए कौन से सेक्शन में होगा? ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए सेक्शन 13, तो ऑल्ट्रेशन ऑफ एओ सेक्शन नंबर 14। चलो अब एक सीक्वेंस सेक्शंस की देखते हैं और देखते हैं हमने अब तक मैं आपको क्या सिखा पाई हूं। जल्दी से बताइए सेक्शन नंबर 1 में क्या होता है? कम ऑन फास्ट, उंगली पे गिनती करनी है। क्या 20 सेक्शन जान चुके हो? मतलब लगभग आइडिया है, ठीक है, गिनना है। सबसे पहले बताइए सेक्शन नंबर 1 में क्या होता है? शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, जो कि सभी एक्ट का कॉमन सेक्शन होता है, जिसके अंदर होती है एप्लीकेबिलिटी और किस दिन से लागू हुआ। सेक्शन 2 बताइए, डेफिनेशन। अब सेक्शन 2 क्लॉज 20, जल्दी जल्दी। सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 71, सेक्शन 2 क्लॉज 85, सेक्शन 2 क्लॉज 62, सेक्शन 2 क्लॉज 51, सेक्शन 2 क्लॉज 52, सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 41, सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन नंबर 18। अब एक बच्चा वाला 18 वर्ष की कंवारी है, चलो ठीक है। ये हमने सेक्शंस धीरे धीरे कंसिडर किए और अभी भी हमारी, अच्छा और पूछ सकती हूँ, कितने सेक्शन में किसने गिने? किसी ने नहीं गिने? सेक्शन ही नहीं गिने, वो तो बस बोलने में ही रह गया। चलो सुनो,
एक मिनट और लूंगी, बस ज्यादा नहीं, मुझे पता है आपके बैक पैक हो जाते हैं। 1 मिनट। सेक्शन 2 क्लॉज 69, सेक्शन 2 क्लॉज 69, सेक्शन 2 क्लॉज 70 और 71। अच्छा, कोई बच्चे बता सकता है हमने कितने सेक्शन कंसिडर कर लिए टिप्स पे? दोबारा से एक बार लास्ट टाइम, और एक बच्चा आप गिनती करना आप, ठीक है? चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं साइकिल को, पीछे से चलिए। सेक्शन 2 क्लॉज 70, जल्दी बताना है। सेक्शन 2 क्लॉज 70, 69, 68, 71, 42, 40, 41, ओके। सेक्शन 8, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। उसी के साथ साथ सेक्शन 2 क्लॉज 68, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 4, 5, 6, ओवरराइडिंग इफेक्ट। क्या बात है, छोटा बम बड़ा धमाका, बहुत बढ़िया जवाब। सेक्शन 6 ओवरराइडिंग इफेक्ट। और सेक्शन 7 कैसे याद किया था? 7 फेरों से बंधाइए जन्मों का बंधन। सेक्शन 8 एनपीओ, ओके। और सेक्शन नंबर 13 और 14 और 18 कन्वर्जन। कितने हो गए? 17 सेक्शन याद कर चुके हो आप। 17 सताएगा फिर आगे चल के, इसलिए ढंग से पढ़ लो प्लीज बच्चों। आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं, फिर बढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कंपनीज बनानी, कंपनी कैसे बनती है, ठीक है? थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।